राबिया साहब साहब एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद में सर मौजूद होती हैं, जो आपके सवालों के जवाब भी देती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। और इस बार आप दोस्तों ने भी कुछ सवाल भेजे हैं, आपके सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह साथ साथ वही चलेंगे। और कुछ जो नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, जिस तरह खान साहब ने इलेक्शन के वाले से ये जो है काफी ये खुशखबरी है कि पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, ये है। दूसरा जो डिजिटल पोर्टल शुरू किया है उस वाले से भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम कैसी इस्लाम। हैं? कैसे खालिद साहब? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और ओवरसीज पाकिस्तान की तरफ से कि आप हमेशा हमें टाइम देती हैं। तुम्हारे दोस्त ने एक सवाल भेजा भी, खास साहब आपका प्रोग्राम लेट हो जाता है, तो मैंने कहा ये आप बात ये है कि मैं तो रेडी हुई तो जाहिर राबिया साहब साहब तो माशाल्लाह मसरूफ है, उनकी काफी अपनी जो केसेस वगैरह हैं, मसरूफियात हैं। तो मैं उनकी तरफ से लेट हो जाता हूँ, मेरी तरफ से देर नहीं होती, मैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच जाता हूँ। तो मैं माजरत चाहता हूँ नाज़रीन, कि ये ज़ाहिर है ये एक टेक्निकली भी कुछ चीजें होती हैं, कभी कभी कुछ सेटिंग करने के लिए इंटरनेशनल चूंकि प्रोग्राम होता है, तो गेस्ट हमारी पाकिस्तान से होती हैं, उस वजह से भी कभी देर होती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है ना 12 बजे शुरू कर दें। थोड़ी देर पहले मैसेज आया था एजाज साहब डब्बरा सिंह का, खालसा प्रोग्राम आपका आजकल लेट क्यों हो रहा है। तो ये कोई ना कोई टेक्निकली वजूहत की वजह से होता है, कभी उनकी मसरूफियात भी होती हैं, कभी मेरी मसरूफियात भी होती हैं। जी रावे जी फरमाइएगा कि अभी जिस तरह के पार्लियामेंट में एक तो ईवीएम का बिल पास हो गया, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहली बार उनको ये मौका मिला कि इनको वोट का हक दिया गया। इसमें ये है कि जो भी गवर्नमेंट आने वाले वक्त में आएगी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से उसका कंसर्न रहेगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान का वोट जो है, जब वोट होगा तो उनकी इज्जत होगी। क्योंकि पहले वोट नहीं था, इज्जत नहीं थी। जब अब वोट डालेंगे उनको पता चलेगा कि अगर 90 लाख लोग हैं, अगर हम इनके लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे ये हमें वोट नहीं डालेंगे। ख्वाह गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है या मुस्लिम नून की है, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, ओवरसीज पाकिस्तान को जो वोट देने का जो है पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम नवाज ने हमेशा ये जो सियासी पार्टी है सियासी बयान देते रहे कि वोट का हक मिलना चाहिए, इलेक्शन भी लड़ने के लिए इनको मौका मिलना चाहिए, मगर किसी ने ये वादा पूरा नहीं किया। तो पहली बार ऐसी हुआ कि उसी पाकिस्तानियों को भी एहसास हुआ कि ये इनका भी पाकिस्तान में इनको वोट का हक इस तरह दिया गया, जिस तरह प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आप फरमाइए क्या समझती हैं, ये अच्छा ये इतना फैसला है, इस वाले से आपकी क्या है? देखें, अगर हम बात करें तो इस हकूमत ने जो कानून साजी है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली की जा रही है। और ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ ऐसे इनिशिएट भी किए जा रहे हैं ऑर्डिनेंस, ताकि अवामी जो जहन है वो बन सके कानून साजी के लिए। तो जी ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बायोमेट्रिक के जरिए मशीन का इस्तेमाल करके वोट कास्ट किया जाता है। और उसमें होता क्या है, उसमें जो धांधली है, जो जिसको हम इलेक्शन करप्शन कहते हैं, जो कंसीलमेंट होती है, रिजल्ट को छुपा के कुछ नए रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं, उससे बचत हो जाती है। तो ये बहुत जी जरूरी है कि जो एक हुकूमत आ रही है अगले 5 साल के लिए, वो अवामी जिसको जिसको अवाम मुंतखब करना चाहती है उसके मुताबिक हो। और जी सेकेंडली इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना, ये बहुत एक जबरदस्त खुशाइन बात है कि वो प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले बातें होती थी, लेकिन चूंकि दूसरे मुल्कों में रहते हुए वो इनिशिएटिव नहीं लिए जा सकते थे कि वोटिंग डाली जा सके, वोटिंग कराई जा सके। लेकिन जी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए गो के इसको भी अभी इन्हांस करने की जरूरत के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या गैप्स हैं और मजीद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाएं। लेकिन इनिशियली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ खान साहब की हुकूमत को कि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा अपोजिशन के बावजूद, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के बावजूद ये जो कानून है इसको मंजूर किया, ताकि पाकिस्तान में एक इम्पार्शियल इलेक्शन
एक ऐसा इलेक्शन जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा इलेक्शन भी मुमकिन बनाया जा सके। जी। दूसरा, जिस तरह के अभी ईवीएम की मशीन के ऊपर भी बहुत सियासी जमातें भी शोर डाल रही हैं, इलेक्शन कमीशन का भी कोई रद्द अमल अभी तक नहीं है। आप क्या समझती हैं कि ईवीएम मशीन आने वाले इलेक्शन में क्या इस्तेमाल हो सकती है? चूंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक वो डबल माइंड है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना हो। काफी सारे उन्होंने इतराजात भी उठाए हैं। तो कानून तो हमेशा पास हो जाते हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मेन थिंग होती है। आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन है? मैं समझती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये मेरी राय है। वह असल हकीकत तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस पे जरूर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 26 एतराजात लगाए थे, 26 एतराजात, जी। जिनमें से कुछ एतराजात को तो दूर कर दिया गया है, लेकिन मजीद जो है वो वही बात है कि पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि उसको बार बार ईवीएम मशीन को टेस्ट करें, उसके ऊपर तजर्बात करें, और उसके ऊपर एक जो मॉक प्रैक्टिस है अगर वो जारी रखें तो एक अच्छी मशीन डेवलप की जा सकती है। जिस वक्त तक इलेक्शन का वक्त आएगा तो इसमें काफी इन्हेंसमेंट हो जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इसके जरिए एक अच्छी जो रिफॉर्म्स हैं वो लाई जा सकती हैं। जी नाज़िम, एक सवाल आप लोगों ने भेजा है। अक्सर लोगों का ये सवाल आता भी है, जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी ये सवाल आया कि जो अक्सर लोग जो प्रॉपर्टी बाई करते हैं, वो प्रॉपर्टी खासकर कोई जब डीलर से बाई करते हैं या इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाई करते हैं, तो उनके साथ कई दोस्तों का फ्रॉड हो जाता है। जो भी मोहतरमा रावेद साहब को भी किसी ने कॉल की, उन्होंने भी ये बताया कि उनके साथ इस तरह डीलर के थ्रू उन्होंने प्लाट लिया था, तो फ्रॉड हुआ। अच्छा, ये फरमाइएगा, जब लोग इस तरह प्लाट लेते हैं, डीलर से लेते हैं या किसी कंपनी से लेते हैं, किस तरह उनके साथ फ्रॉड हो जाता है? देखिए, जिस कॉल का अभी मैंने आपसे तस्करा किया तो उन्होंने ये बताया कि वो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती थी। ये मुल्क से बाहर से एक खातून हैं जो कि अरब ममालिक से, मुत्तहदा अरब अमारात में से मुझे राब्ता कर रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि वो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी ताकि जब वो पाकिस्तान वापस आई तो यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सके। उन्होंने किसी डीलर से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रॉपर्टी परचेज करें, आज से कोई 7-8 साल पहले। डीलर ने उनको जो अमाउंट बताई, उन्होंने उतनी जो अमाउंट है वो भी उसे भेज दी। और डीलर ने उन्हें ये भी बता दिया कि आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर ली गई है। लेकिन उसके बाद उन खातून का कहना ये था कि जब इन्होंने उसको कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें या कुछ इस तरह का उन्होंने अपने कंसर्न शो किया, तो वो जो यहाँ पे डीलर साहब थे उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी कब्जा ग्रुप के अ, ऊपर जो है वो लोग वहां पे उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इस प्रॉपर्टी को आप बेच दें। तो वो जो खातून थी, चूंकि वो खुद भी खातून थी, तो वो डर गई। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। जी। क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि जब वो वापस आए तो वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो। इन द मीन वाइल जब उन्होंने इजाजत दे दी उसको बेचने की, तो अब ना वो शख्स ये के, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी उन्होंने उसको भेज दिया, दोनों दोनों केसेस में, पहले परचेज करने के लिए भी और उसके बाद सेल करने के लिए भी। लेकिन जी। अब ना तो वो उन्हें कोई अमाउंट वापस भेज रहा है, ना वो उनको बता रहा है कि कोई वो जो प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो बिक गई है, क्या वो नहीं बिकी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो फ्रॉड हैं, वो आपको पता है कि आपके साथ भी लोग राब्ते में रहते हैं, तो ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में वो यही कंसर्न शो करते हैं। और जब मुझसे भी प्रॉपर्टी के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी बात करते हैं तो ज्यादातर उनका यही होता है कि कब्जा नहीं है, या अगर सेल किया तो पैसे नहीं मिल रहे, या अगर जी। खरीदना चाहते हैं तो उसमें कोई फ्रॉड हो गया है।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जो है लोग डिस्कस करते हैं, लोग इन मसाइल को सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने भी बात की कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो उन्होंने लिख के दी पहले बाई करने के लिए फिर बेचने के लिए। इन दोनों बारी जो सर्कमस्टांसेस है वो ये है कि इन्होंने खुद अपने हाथ से लेके पावर ऑफ अटॉर्नी दी। अब इसकी ऑप्शन क्या है? अगर वो बेच देते हैं, बेच के पैसे रख लेते हैं, इसको पैसे वापस नहीं देते, तो फिर कितने चांसेस है कि केस करके पैसे उसे वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, केस करके पैसे वापस हासिल करने में कामयाब तो होने के चांसेस 100% है। 100% होते हैं, लेकिन मसला ये होता है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, कि उनके केस ताखीर का क्यों शिकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पाकिस्तान में जो उनका स्टे ड्यूरेशन है वो बहुत थोड़ा होता है। वो ये चाहते हैं, उनके पास 10-15 दिन की छुट्टी होती है, 6 माह के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उनका जो छुट्टी का पीरियड है वो तकरीबन 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन या 1 माह तक होता है। और उनकी कोशिश ये होती है कि उसी 1 माह में वो अपने तमाम रिश्तेदारों से मुलाकातें भी कर लें। उनके अगर कोई यहाँ पे मैटर है तो वो उनकी भी जो अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर लें। कोई कंस्ट्रक्शन या इसी तरह के प्रॉपर्टी के भी अगर कुछ काम है तो वो कर लें। लेकिन जब हम कोर्ट केस की बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने थोड़े टाइम में एक केस को मुकम्मल तौर पर डिसाइड करा लिया जाए। जी। उसमें जो डिले होता है ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट होता है, जिन लोगों ने कोर्ट में आके इनके इनकी जो इशू रिजॉल्व करने हैं, जिनके पास इनके राइट हैं, उनका जो है वो मैटर होता है, उनका डिफॉल्ट होता है। और ये होता है कि वो लोग आने में डिले करते हैं। तो अब जी। इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता कि एक केस का फैसला हो जाए। यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके जो केसेस हैं वो डिले का शिकार हैं, वो जल्द से जल्द डिसाइड नहीं हो रहे। और जब ये पार्टी खुद वापस चली जाती है अपनी छुट्टियां मुकम्मल करने के बाद, तो जो दूसरे फिर डिफेंडेंट्स हैं उनको एक बहुत खुला टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर एस्केप हो सके, या फिर कोई भी ऐसा एक्सक्यूज पेश कर सके जो कि उनके हाथ में जो है वो जा सके। जी। ये कोई मुझे कॉल बार बार आती जा रही है जिसकी वजह से प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। ये दूसरा अभी ये क्वेश्चन अभी है, वो भी कोई दोस्तों ने किया। जब प्रॉपर्टी, अक्सर लोग प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जैसे किसी का भाई है पाकिस्तान से, कहते हैं कि ये प्लाट है वो किस्तों पे मिल रहा है। अब वो किस्तों में प्लाट, उनकी एक फाइल साइन करनी होती है। फाइल के ऊपर जो जिस तरह के प्लाट है, 90 लाख का है, तो उसके 20% वहां से दिए, 18 लाख, बाकी उसकी वो किस्तें मान ली। उसके लिए क्या जो वो अपने भाई के थ्रू करवा रहे हैं जिस तरह, ये बेटर वे है? या अगर यहाँ से आईडी कार्ड भेज के फिर अपने नाम प्रॉपर्टी का नाम लग सकती है? क्या प्रोसीजर है बाई लॉ? पॉसिबिलिटी है? पंजाब के बहुत सारे शहरों में अब जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में ये एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो बायर है और सेलर है वो दोनों रजिस्ट्रार के सामने पेश हों। उनकी रजिस्ट्रार के सामने ही तस्वीर बनाई जाती है, जो कि वो जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर प्रिंट होती है। तो जी। आपने अक्सर जो मौजूदा रजिस्ट्रियां देखी होंगी ट्रांसफर की, तो आपने ये देखा होगा कि जो उसकी बैक साइड पे बायर और सेलर की तस्वीर होती है। जी। अभी देखना ये है कि जब ये यहाँ से अपने दस्तावेज भेजेंगे तो डॉक्यूमेंट तो तैयार हो जाएगा। डॉक्यूमेंट तो तैयार होने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इनका नाम प्रिंट हो जाएगा, इनका CNIC नंबर और जो बाकी पार्टिकुलर्स हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रार के सामने पेश होना है, जहां बायर और सेलर की तस्वीर बननी है, उस वक्त के उस वक्त क्या तरीकेकार अडॉप्ट किया जाएगा,
ये मेरा ख्याल है उनको वो डीलर ही बताएंगे कि उनकी किस अंदाज से रजिस्ट्रार के साथ साथ कोई बात हुई है, क्या रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें कोई खसूसी मेथड बताया है जिसके जरिए वो कर सकें, या ये बतौर अटॉर्नी उसके ऊपर अपना वो करेंगे, अपना बायर की जगह खुद को प्लेसमेंट वहां पे उसका शो करेंगे। तो इसके बारे में अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या बताया गया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बायर और सेलर दोनों का रजिस्ट्रार के सामने मौजूद होना जरूरी होता है, और उनकी बाकायदा तस्वीर बनती है जो कि रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो प्रिंट ली जाती है। अच्छा, ये जो फाइल लोग बाई करते हैं, फाइल होती है जिस तरह की ये फाइल बाई कर ली, एक फाइल 80 लाख की बेची है, उन्होंने आगे बेच दी, फाइल ही बिकती रहती है। तो इसको क्या, कैसे आप देखती हैं कि जो फाइल लोग बाई करते हैं इसमें जो इन्वेस्टमेंट फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, जो प्रॉपर्टी नाम तो नहीं होती, जिस तरह इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई लेते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं कि इतने लाख एडवांस दे दें, बाकी आपकी किस्तें बन गई। क्या ये सेफ है, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट? अगर तो ये जो स्कीम है, जो भी प्रॉपर्टी की जो स्कीम है, अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम है और वाकई ही एक ऑथेंटिक है, तो इस तरह करने में कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि जब लैंड रिकॉर्ड में ट्रांसफर होना है वो अ, उस वक्त वो जो शख्स है जो कि मौजूदा खरीदार है वो रजिस्ट्रार के सामने मौजूद होगा और उसकी तस्वीर बन जाएगी। अमूमन इसमें दो दफा ट्रांसफर होता है। सबसे पहले तो जब इसकी कुरानंदाजी होती है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट की हैं, उनमें कुरानंदाजी पहले की जाती है। लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके साथ साथ जो उसका कैपिटल या जो भी टोकन मनी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होता है वो सबमिट कराते हैं, और उसके बाद जो है वो बताते हैं, उसके बाद जिनका नाम आ जाता है वो इंस्टॉलमेंट्स बढ़ते रहते हैं। तो वो एक जो सबसे स्टार्ट वाला पेपर है वो उनको मिल जाता है। उसके बाद अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो किसी को ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं और फाइल भेज देते हैं जैसे कि आपने बताया। तो फिर वो जो बंदा है जो कि मौजूदा खरीदार है वो उनको जो उन्होंने एडवांस दिया होता है या जितनी इंस्टॉलमेंट पे होती हैं, उससे जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स हैं वो देने लग जाता है, और एंड में एक दोबारा ट्रांसफर होता है जो उसके नाम हो जाएगा। अगर ये स्कीम एक ऑथेंटिक स्कीम है तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद हैं कि लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट करके या तो अपने घर बनाए हैं या आगे सेल किए हैं। तो ये एक सेफ साइट है, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो एलडीए है, एमडीए है या सीडीए है, जिसके साथ भी वो रजिस्टर है या नहीं, और उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या उसमें वो जो जमीन है वो एक्वायर कर ली गई है या नहीं, बहुत सारे जो दूसरे मामलात हैं, अगर वो सारे क्लियर हैं तो ऐसी इन्वेस्टमेंट में मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, और वो चाहते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें हासिल करें, ताकि जिस वक्त इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो या जब उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है तो उनके पास एक जमीन का टुकड़ा मौजूद हो जिसे वो डेवलप करके एक घर की शक्ल दे दें, मकान तामीर कर लें और उस पे रिहाइश रख सकें। तो अगर कोई कानूनी इलीगैलिटी नहीं है तो ऐसी स्कीम में कोई कबाहत नहीं है। दूसरा, ये जो ये स्कीमें हैं, एक तो आप सरकारी स्कीम की बात कर रही हैं, जो प्राइवेट जो लोग हैं बनाते हैं ये कॉलोनीज बनाते हैं, बस उनका भी मेन मकसद है कि जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो, बिल्डिंग अथॉरिटी हो, जैसे एलडी है, जिस मुख्तलिफ शहरों में, उनसे रजिस्टर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसके साथ रजिस्टर होनी चाहिए। और दूसरा, वो जितनी रिक्वायर्ड जमीन है, जितनी उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम शो की है, वो जमीन भी आया कि एक्वायर कर ली गई है या नहीं कर ली गई। क्योंकि वो प्लान तो दे देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लैंड ओनर्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड में होते हैं और जिनका कब्जा होता है, समटाइम वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं शेयर करना चाहते, नहीं सेल करना चाहते। और अभी मैं सुन रही थी पिछले दिनों पीएम साहब का ये बयान सुन रही थी कि उन्होंने ये कहा है कि किसी भी
उसके लिए अगर कोई ओरिजिनल ओनर अपनी लैंड नहीं बेचना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ ऐसे कवानीन पे भी अभी बात हो रही है कि अगर कोई ओरिजिनल ओनर किसी भी लैंड स्कीम में नहीं शामिल होना चाहता तो उसे मजबूर ना किया जाए। तो बहुत सारी हमने देखे हैं केसेस के लोग स्टे ले लेते हैं, उन पे स्टे जारी होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो जमीन है वो खुद इस्तेमाल करें, चाहे वो जी काश्त कर रहे हैं, चाहे वो उस पर रिहाइश रखे हुए हैं, चाहे उसके मतलब किसी भी अंदाज से वो उसे उनकी जो पोसेशन है वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखना यही होता है कि क्या वो रजिस्टर्ड है और उतनी जमीन एक्वायर भी कर ली गई है या नहीं की गई। क्योंकि वो पहले दिखा देते हैं, फिर जब हम प्लॉट देखने के लिए जाते हैं, जब भी पार्टी या जो क्लाइंट है वो कहता है जी हमें हमारा प्लॉट दिखाया जाए, तो वो एक बहुत बड़ा कोई खाली मैदान सा दिखा देते हैं और वो अंदाजा बता देते हैं कि आपका जो प्लॉट है वो कम से कम वहां पे होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे जो मैंने देखी है इस्लामाबाद में, तो वो एक पहाड़ी सिलसिला होता है। वो दिखा देते हैं कि ये जी ये वाली पहाड़ी है, ये यहाँ से कटेगी, इसके बाद यहाँ पे आपका पहाड़ वो बनेगा, प्लॉट बनेगा, प्लॉट के ऊपर इस तरह से करके ये वाला नंबर आपका है। तो अमूमन वहां पे अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो मेन चीज यही है कि जगह एक्वायर भी की गई है या नहीं। क्योंकि इस जी। तरह तो जो चीजें जो प्लॉट हम या जो भी ये खरीदना चाहते हैं, उनकी शायद अगली से अगली नस्ल ही उसको इस्तेमाल कर सकेगी। बहुत सारे शख्स, बहुत सारे हजरात, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हम लें और उस पे घर बनाएं। वो जी इसको बाकायदा मतलब टोटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं कर रहे होते, इस पर्पज से भी कर रहे होते हैं कि हम इसके ऊपर खुद रिहाइश रखेंगे जब हम पाकिस्तान आएंगे। तो जी। बस ये जो सारी सूरत हाल है, अगर इनमें इन तमाम चीजों से आप मुतमईन हैं तो प्रॉपर्टी को परचेज करने में कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, दूसरा नाज़रीन, एक और सवाल जो आपकी तरफ से है, जो उन्होंने पूछा जी, दूसरी शादी करने के लिए जो है, एक तो ये कि अगर अपनी पहली मिसेस से इजाजत लेनी पड़ती है, उसका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि जो बीवी और वो तो कभी इजाजत नहीं देगी खामद को कि आप दूसरी शादी कर लें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक वो कहते हैं कि 4 शादियां अलाउड है, मगर वो एक ही अलाउड होती है, दूसरी के तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इजाजत मिल जाए। तो इसका क्या प्रोसीजर, जिस तरह ये सवाल भी लोगों ने आपसे पूछा। हाँ, इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूसरी शादी के करने के लिए पहले ये होता था कि कोर्ट मैरिज का रुझान बहुत ज्यादा होता था। अब से कुछ साल पहले तक अगर देखें तो हर दूसरा बंदा जो है वो कोर्ट मैरिज के लिए अदालत में, कचहरी में या वकील के चैम्बर में मौजूद होता था। लेकिन अब जब से यही फैमिली लॉज जो 1964 में बने हैं, उनमें ये सारी शिकें मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। तो अब हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि इन चीजों का जो इतलाक है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो दूसरी शादी है, जब जब पहले वकील के चैम्बर में लोग आ जाते थे कोर्ट मैरिज के लिए और वो वकील से कह देते थे या जो जिससे भी वो निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खान से वो ये कह देते थे कि जी हमारी पहले शादी नहीं हुई हुई। अच्छा, शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि अगर मर्द का ये पता चल सके कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। खवातीन का तो चले फिर भी होता है कि हस्बैंड का नाम या फादर फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखा होता है और उसमें से वो क्रॉस कर दिया जाता है। लेकिन अमूमन जो मर्द होते हैं उन पे सिर्फ फादर नेम ही लिखा होता है और ये नहीं लिखा होता या ऐसा कोई वो नहीं होता कि वो शादीशुदा है या नहीं। तो इस अंदाज से वो जो मर्द थे वो दूसरी तीसरी या कई शादियां कर लेते थे और उनका जो बुनियादी मकसद है वो उस खातून को आबाद करने के बजाय या उन खवातीन को अपने साथ वाकई ही फैमिली में बढ़ाने के बजाय, बसाने के बजाय मकसद धोखा देना ही होता था। लेकिन जी अभी जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉस बना दिए गए हैं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है दोनों तरफ से, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी, कि अगर एक खातून अगर शादीशुदा है, यहाँ पे सवाल मर्द का है तो मैं पहले मर्द का बता देती हूँ कि अगर एक मर्द शादीशुदा है तो या शादीशुदा है और वो दूसरी शादी करना चाहता है,
तो या तो उसे अपना तलाकनामा दिखाना है कि मैं अपनी जो पहली खातून है उसे मैं तलाक दे चुका हूँ, और अगर उसने तलाक नहीं दी और खातून ने खुला लिया है, यानी कि उसकी पहली बीवी ने खुला लिया, तो उसे वो खुला और तलाक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जी और अगर उसकी पहले से जो मौजूद है बीवी वो मौजूद है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसे तलाक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब तो उसे दूसरी शादी का इजाजतनामा दिखाना पड़ेगा। तो जी जैसे आपने पहले बता दिया कि दूसरी शादी का जो इजाजतनामा है वो हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं है, तो इसको हासिल करने का तरीकेकार आपको बता देती हूँ। इसको हासिल करने के लिए वो जो जिस यूनियन काउंसिल में रिहाइश पजीर हैं वहां का, आपको पता है जैसे कि सब जानते हैं, सालसी काउंसिल का नाम सबने सुना है। जी सालसी काउंसिल यूनियन काउंसिल के अंदर ही मौजूद होती है, और जो मर्द है वो सालसी काउंसिल में तहरीरी तौर पर ये दरखास्त देता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे दूसरी शादी करने के लिए इजाजत दी जाए। जाहिर है मर्द पहले कई दफा अपनी बीवी से भी बात कर चुका होता है, और वो उससे कभी भी, अगर वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मतलब तंदुरुस्त है, तो कभी भी इजाजत नहीं देगी कि इवन के किसी भी हाल में एक खातून नहीं इजाजत देगी दूसरी शादी की। जी तो अब बात आ जाती है सालसी कौंसिल के पास। जो सालसी कौंसिल है वो खातून को, जो उसकी पहली बीवी है, उसे एक मसालेहत के लिए बुलाती है और उसका बयान लेती है। अच्छा, अब जी ये जो दरखास्त है इसके ऊपर कुछ चीजें मेंशन होना जरूरी है, यानी कि वो सरकमस्टांसिस कि जी किस लिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। चंद एक मखसूस हालात हैं, यानी कि पहली जो बीवी है वो बीमार है, वो जी ज़हनी या जिस्मानी तौर पर, या जी कोई और ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से वो मखसूस कोई कंडीशन भी उसमें बताएगा कि जी क्या मखसूस कंडीशन है जिसकी वजह से मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। जी तो अभी फिर सालसी कौंसिल जब उसकी पहली बीवी को बुलाती है और वो मामलात का को मतलब समझने की कोशिश करती है, उसके सरकमस्टांसिस को, तो ये अब सवाबदीद है सालसी काउंसिल की कि वो दूसरी शादी का इजाजतनामा दे या ना दे। तो खातून का बयान लेने के बाद जो सालसी काउंसिल है वो सर्टिफिकेट इशू कर देती है जिसके ऊपर इजाजतनामे के जो कंटेंट्स हैं वो लिखे होते हैं। जी बाकी कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपनी पहली बीवी से सिर्फ सादा कागज पर या किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से लिखवा दें तो ये इजाजतनामा बन जाएगा। तो ऐसी जो कोई तहरीर है या ऐसी किसी भी दस्तावेज को इजाजतनामा तस्वुर नहीं किया जाता जब तक कि उसे सालसी कौंसिल की मोहर ना लगा दी जाए। तो उसका जो तरीकेकार है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो बाकायदा कोर्ट जैसा प्रोसेस होता है। खातून को समन जाता है, उनकी पेशी लगती है, उनका बयान होता है, और अगर सालसी कौंसिल को मुतमईन हो जाए कि वाकई ही इस मर्द को दूसरी शादी की जरूरत है, तो फिर वो इजाजतनामा जो है वो शेयर कर देती है, इजाजतनामा जारी कर देती है, और उसमें पहली बीवी और उसके जो पहली बीवी से बच्चे हैं उनकी जो देखभाल है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस या उनकी रिहाइश, उन सब के लिए चीजों को मेच्योर किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। जी। अच्छा, ये आखिरी सवाल भी तुम्हारा आधा घंटा पूरा होने वाला है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे पे मुलाकात करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करें, तो पैसा जो पाकिस्तान में भेजते हैं तो वहां पर बैंक में भेजते हैं, अक्सर लोग बैंक के थ्रू भेजते हैं या फैमिलीज में भेज देते हैं। एक ये शिकायत आई है कि हमें के पैसे धार दिए हैं किसी फैमिली मेंबर को, और 50 लाख के करीब, और बाद में जो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि उनसे पैसे वापस ले सकें। कुछ पैसे उन्होंने भेजे हैं बैंक के थ्रू, कुछ भेजे हैं हुंडी के थ्रू, कह रहे हैं कि जो पिन नंबर डिफरेंट तरीके से भेजे, और देर होगी पैसे भेजे। अब वो पैसे नहीं मिल सकते। आपकी थोड़ी सी ये एडवाइस करें कि लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को उधार भी देते हैं पैसे, तो उसमें किस तरह अपने आप को सिक्योर कर सकें कि अगर तो पैसे जो इनके सेफ रहे वापस जो है लेने के लिए।
देखिए, अगर भेजने वाले के दौरान अगर वो किसी की माली मदद कर रहे हैं उधार के तौर पर वापस लेना चाहते हैं, तो वो कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, उसके ऊपर वो बाकायदा मकसद मौजूद हो, गवाहों के दस्तखत मौजूद हों और उसके ऊपर रकम मौजूद हो, साथ ही रसीदें या रसीदों के हवाले लगा दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि जब हम कानूनी मामलात में जाते हैं, जब हम अदालत में जाते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दस्तावेज है वो खुद बोलती है, उसके लिए उसकी जरूरत नहीं होती है, एक दस्तावेज ही काफी होती है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बहुत सारे लोगों के केस इस वजह से ही डिले का शिकार हो जाते हैं या विड्रॉ कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं होता। कोर्ट में जाने से पहले हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सबूत है वो मौजूद है या नहीं। अदरवाइज फिर वही होगा जी, केस लंबा हो गया, वकील ने पैसे खा लिए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो प्लेंटिफ है या जो पिटिशनर है, वो खुद भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट का शिकार होता है। जिम्मेदार है जी, बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना। अगर किसी किस्म का सवाल आपके ज़हन में हो, आप भी हमें सवाल भेज सकते हैं। आपका सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं प्रोग्राम के आखिर में मोहतरमा राबिया सागर साहब, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हर इतवार को हमें टाइम देती हैं। आपके सवालों के जवाब भी होते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं चाहूंगा कि मोहतरमा राबिया सागर साहब भी साहबा के आपको एडवाइस दें। जी राबिया। हाँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने तमाम नाज़रीन का जो मुझसे सवाल भी करते हैं। और आज खसूसी तौर पे मैं माजरत भी चाहती हूँ कि आपसे कुछ दोस्तों ने शिकायत भी की कि आप लेट हो गए। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अगला जो प्रोग्राम है वो वक्त पे हो। दूसरा, अपडेट रहें, अपने मामलात को ज्यादा से ज्यादा इन राइटिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो अगर बाद में आपको कोई नुकसान होता है तो आपके पास कोई प्रूफ मौजूद हो, आप कहीं रेमेडी के लिए जा सकें, कोई कानूनी फोरम, अदालत या कोई और अथॉरिटी का दरवाजा आप खटखटा सकें। तो खुद को स्ट्रांग रखें, और कानूनी तौर पर स्ट्रांग रखने के लिए क्या चीज अहम है, वो दस्तावेजात अहम है, रिकॉर्ड अहम है, कोई आपके एग्रीमेंट्स अहम हैं, और खसूसी तौर पर उनको इन राइटिंग करें। जी नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह ने